हेलो एवरीवन। आज से हम लोग एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के बायोकेमिस्ट्री पेपर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग सेकेंड यूनिट से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बायोसिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स का बायोसिंथेसिस कैसे करते हैं, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को बनाते कैसे हैं हायर प्लांट्स। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ये जो कार्बोहाइड्रेट शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है कार्बो जिसका अर्थ है कार्बन, और दूसरा है हाइड्रेट जिसका अर्थ है वाटर। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बन के हाइड्रेट्स को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहेंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है यहाँ कार्बन होती है और वाटर होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली प्लांट या एनिमल के द्वारा लिया जाता है या बनाया गया फूड मटेरियल होता है। अर्थात प्लांट द्वारा बनाए गए फूड मटेरियल जैसे कि ग्लूकोज, फ्रक्टोज, स्टार्च आदि को कार्बोहाइड्रेट के अलग अलग फॉर्म के रूप में हम लोग जानते हैं। तो ये जो स्टार्च, फ्रक्टोज, ग्लूकोज हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स ही हैं। कार्बोहाइड्रेट्स के अलग अलग फॉर्म हैं, कोई मोनोसेकेराइड है, कोई डाइसेकेराइड है, कोई पॉलीसेकेराइड है। ठीक है, इस तरीके से अलग अलग फॉर्म्स हैं, बाकी सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसका मतलब हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, हम लोग यहाँ पे ग्लूकोज के फॉर्मेशन को पढ़ेंगे कि प्लांट्स ग्लूकोज किस तरीके से बनाते हैं, इसको हम लोगों को जानना है। यही है कार्बोहाइड्रेट का बायोसिंथेसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ शुगर रेसिड्यू। शुगर के रेसिड्यू के आधार पर कितने शुगर मॉलिक्यूल जुड़े हैं उसके आधार पर हम लोग कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई करते हैं। तो शुगर मॉलिक्यूल की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट्स को निम्न प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स है तो कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग शुगर मॉलिक्यूल के संख्या के आधार पर अलग अलग टाइप्स में बांट सकते हैं। जैसे एक है मोनोसेकेराइड, दूसरा है डाइसेकेराइड, तीसरा है ओलिगोसेकेराइड और चौथा है पॉलीसेकेराइड। इस तरीके से हम लोग चार तरीके से बांट सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स को। मोनोसेकेराइड्स यानी यहाँ पे शुगर की संख्या एक ही होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। यहाँ पे शुगर की संख्या एक ही होती है। ग्लूकोज सिर्फ एक शुगर है, ठीक है। फ्रक्टोज भी उसका कीटोज फॉर्म है, वो भी एक शुगर है। गैलेक्टोज भी एक शुगर होता है, ठीक है। वहीं पे डाइसेकेराइड, तो डाइसेकेराइड की बात करें तो यहाँ पे शुगर की संख्या दो होगी। तो डाइसेकेराइड को हम लोग ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत भी रखते हैं, पर यहाँ पे मैंने अलग से क्लासिफाई कर दिया है। पर किसी किसी बुक में आप लोगों को ओलिगोसेकेराइड के अंदर ही डाइसेकेराइड देखने को मिलेगा। तो डाइसेकेराइड की अगर हम बात करें तो डाइसेकेराइड में हम किसको रखते हैं, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, इन सब को हम लोग डाइसेकेराइड बोलते हैं। यहाँ पे दो मॉलिक्यूल होते हैं शुगर के, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट है ओलिगोसेकेराइड। तो ओलिगोसेकेराइड में 2 से लेके 10 तक के शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, मतलब एक से ज्यादा होंगे शुगर मॉलिक्यूल और 10 से कम होंगे, ठीक है। तब उनको हम लोग बोलेंगे ओलिगोसेकेराइड। जैसे इसका एग्जाम्पल है रेफिनोज और स्टेकायोज, ये दोनों ओलिगोसेकेराइड के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं पॉलीसेकेराइड की। तो पॉलीसेकेराइड की अगर हम बात करें तो जहां पे 10 शुगर मॉलिक्यूल से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके कार्बोहाइड्रेट बनाएंगे उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसेकेराइड। जैसे कि स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेल्यूलोज, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और भी हैं बहुत सारे, पर कुछ कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो इस तरीके से हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ग्लूकोज का फॉर्मेशन भी कार्बोहाइड्रेट का बायोसिंथेसिस कहलाएगा। फ्रक्टोज भी बना लें तो वो भी बायोसिंथेसिस कहलाएगा कार्बोहाइड्रेट का। गैलेक्टोज भी बना लें तो वो भी बायोसिंथेसिस कहलाएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग डाइसेकेराइड या ओलिगोसेकेराइड या पॉलीसेकेराइड में से कुछ भी बना लेते हैं, जैसे स्टार्च बना लिए, तो वो भी बायोसिंथेसिस कहलाएगा कार्बोहाइड्रेट का। पर हम लोग सीधा पॉलीसेकेराइड बनाते नहीं हैं। हम लोग जब भी नया बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स तो मोनोसेकेराइड फॉर्म बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ग्लूकोज के फॉर्मेशन को डिटेल से समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अगर कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का बायोसिंथेसिस अर्थात ग्लूकोज सिंथेसिस से लिया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि ग्लूकोज के सिंथेसिस को भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट का बायोसिंथेसिस कर सकते हैं, क्योंकि ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट का मोनोसेकेराइड फॉर्म है। हायर प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस निम्न प्रकार से करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यानी ग्लूकोज का सिंथेसिस ग्लूकोज के फॉर्म में ही करते हैं। तो ग्लूकोज का सिंथेसिस निम्न प्रकार से करते हैं। पहला है इनमें तरीका
C3 साइकिल, दूसरा है C4 साइकिल, तीसरा है कैम साइकिल। इन्हीं C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम साइकिल के थ्रू प्लांट कार्बोहाइड्रेट का बायोसिंथेसिस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग C3 साइकिल को देखते हैं कि C3 साइकिल क्या होता है, इस पाथवे द्वारा किस तरीके से प्लांट बायोसिंथेसिस करते हैं। अगर आप लोग डिटेल से इनका वीडियो देखना चाहते हैं, C3 साइकिल क्या है, C4 साइकिल क्या है, कैम साइकिल क्या है, तो प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है चैनल में, आप जाकर देख सकते हैं। सेकंड सेम में हमने पढ़ा भी था इसको, पर अभी फिर से हम लोग इसको पढ़ेंगे, शॉर्ट रूप में पढ़ेंगे। तो चलिए C3 साइकिल समझते हैं। इस पाथवे को सबसे पहले मेल्विन केल्विन ने खोजा था। जो C3 साइकिल पाथवे है, इसको सबसे पहले मेल्विन केल्विन ने खोजा था, इसलिए इसको केल्विन साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रोसेस के द्वारा प्लांट ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस में जो C3 साइकिल का प्रोसेस है, इसमें प्लांट ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। C3 साइकिल में 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाने के लिए, यानी 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए 18 एटीपी खर्च होती है, साथ में 12 NADPH2 की खर्च होती है। तो ये तो एनर्जी रिक्वायर्ड होते हैं ग्लूकोज बनाने में, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि C3 साइकिल किस तरीके से चलता है। C3 साइकिल वैसे काफी बड़ी साइकिल है, पर यहाँ पे हमें C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम साइकिल तीनों ही बताने पड़ेंगे अगर कार्बोहाइड्रेट का बायोसिंथेसिस पूछा जाए। इसलिए मैं यहाँ पे C3 साइकिल को शॉर्ट रूप में लेकर आया हूँ, तो आप लोग भी ऐसे पढ़ सकते हैं। तो C3 साइकिल जो स्टार्ट होती है, वह राइबोलोज 1,5-20 फॉस्फेट या राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट से स्टार्ट होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को रूबिस्को एंजाइम राइबोलोज 1,5-20 फॉस्फेट के साथ जोड़ देता है, तब यहाँ पे C3 साइकिल स्टार्ट होता है। तो अगर एक-एक कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ा जाए और एक राइबोलोज 1,5-20 फॉस्फेट लिया जाए, तो इस साइकिल को 6 बार रन कराना पड़ेगा। इसलिए हम लोग स्टडी की सुविधा के लिए 6 मॉलिक्यूल राइबोलोज 1,5-20 फॉस्फेट के लेते हैं और 6 कार्बन डाइऑक्साइड को एक साथ जोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे राइबोलोज 1,5-20 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल हैं और इन 6 मॉलिक्यूल में रूबिस्को एंजाइम 6 कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ देता है। जैसे ही 6 कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ता है, यहाँ पे रूबिस्को एंजाइम के अलावा कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एंजाइम भी होता है, जो इन राइबोलोज 1,5-20 फॉस्फेट को बीच से तोड़ देता है और फॉस्फेट ग्रुप को शिफ्ट करने का काम करता है। एक बार आप लोग मेरे चैनल में अपलोड है, प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से चैनल बना हुआ है, C3 साइकिल को वहां से डिटेल से पढ़िएगा, यहाँ पे हम शॉर्ट में ही पढ़ेंगे। तो जैसे ही कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एंजाइम काम करता है, ये जो राइबोलोज 1,5-20 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल हैं, जो 5 कार्बन कंपाउंड वाले थे, इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5 कार्बन कंपाउंड वाले थे। 6 कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ने पर हर मॉलिक्यूल में एक-एक कार्बन और जुड़ा, तो 6-6 कार्बन कंपाउंड वाले हुए। तो ये कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एंजाइम क्या है, इनको बीच से इस तरीके से तोड़ देता है और तोड़ करके 6 से 12 मॉलिक्यूल बना देता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के। किसके बना देता है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के, जो 3 कार्बन कंपाउंड वाले होते हैं। और इनमें फॉस्फोग्लिसरिक एसिड क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनके तीसरे पोजीशन पे फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। तो जैसे ही रूबिस्को एंजाइम 6 कार्बन डाइऑक्साइड को RUBP के साथ जोड़ता है, यानी राइबोलोज 1,5-20 फॉस्फेट के साथ जोड़ता है, यहाँ पे कार्बोक्सी डिसम्यूटेज एंजाइम काम करता है और इस राइबोलोज 1,5-20 फॉस्फेट के 6 मॉलिक्यूल से 12 मॉलिक्यूल 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के बना देता है। अब 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल बन जाने के बाद रिडक्शन प्रोसेस होता है और रिडक्शन प्रोसेस में यहाँ पे फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम, एक एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम, जो 12 एटीपी का यूज करता है और यहाँ पे 12 एटीपी निकल जाते हैं, मतलब फॉस्फेट ग्रुप फिर से जोड़ा जाता है इनमें, ठीक है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में। काइनेज एंजाइम है, मतलब फॉस्फेट जोड़ेगा। तो ये जो फॉस्फोग्लिसरोकाइनेज एंजाइम है, ये एंजाइम 12 मॉलिक्यूल फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 12 फॉस्फेट जोड़ देता है, इसलिए 12 एटीपी लिया गया, जिसमें से फॉस्फेट लिया जाएगा तो 12 एडीपी निकलेंगे। तो ये जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये बन जाता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। क्या बन जाएगा? 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ठीक है। अब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बनेंगे? 12 मॉलिक्यूल बनेंगे, जो 3 कार्बन कंपाउंड वाले ही होंगे। अब 1,3-डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के 12 मॉलिक्यूल बन जाते हैं। अब इसके बाद
यहाँ पे फिर से एनर्जी का यूज़ होता है क्योंकि रिडक्शन प्रोसेस चल रहा है, तो एनर्जी किस फॉर्म में लिया जाता है? NADPH2 के फॉर्म में। लेकिन NADPH2 कितना लिया जाएगा? 12 NADPH2 लिया जाएगा। जब इनका यूज़ किया जाता है तो यहाँ से हाइड्रोजन को अंदर ले लिया जाता है और 12 NADP प्लस बाहर निकल जाते हैं, ठीक है? और ये जो NADPH2 का H2 यहाँ जुड़ा था 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के साथ, वह फॉस्फेट को लेकर बाहर हो जाता है और यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। डिहाइड्रोजिनेज मतलब वो हाइड्रोजन को बाहर निकालता है, साथ में फॉस्फेट को भी बाहर निकाल देगा। तो 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से क्या बन जाता है? 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। क्या बन जाएगा? 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। उसके बाद में 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बनने के बाद रीजनरेशन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे कई सारे स्टेप होते हैं जो मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है। तो रीजनरेशन के प्रोसेस में फिर से 6 एटीपी यूज होता है और यहाँ पे एंजाइम का काम करता है, फॉस्फोराइबोलोज काइनेज एंजाइम काम करता है, 6 एडीपी बनते हैं। और ये जो 3 फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड था, इसमें से रीजनरेशन प्रोसेस में कई सारे अलग-अलग मॉलिक्यूल बनते हैं और अंततः 6 मॉलिक्यूल राइबोलोज 1,5 डाइफॉस्फेट के बन जाते हैं, ठीक है? और इसी प्रोसेस में रीजनरेशन जब हो रहा होता है, उसी दौरान ग्लूकोज का भी एक मॉलिक्यूल बन जाता है। इस तरीके से C3 साइकिल में ग्लूकोज का फॉर्मेशन किया जाता है। फ्रेंड्स, शायद आप लोगों को ये समझ में ना आया हो, ये जो C3 साइकिल है, क्योंकि ये शॉर्ट में है, बहुत शॉर्ट में है। इसका डिटेल चैनल में अपलोडेड है। प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से चैनल बना हुआ है, वहां आप जाकर डिटेल में C3 साइकिल को समझ सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं C4 साइकिल में। C4 साइकिल के द्वारा भी प्लांट, हायर प्लांट जो होते हैं, ये ग्लूकोज का बायोसिंथेसिस करते हैं। तो C4 प्लांट में क्या होता है, यहाँ पे 2 सेल काम करते हैं, एक तो मेसोफिल सेल और दूसरा बंडल शीथ सेल। और ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन भी है C2 साइकिल से बचने के लिए। अगर आप लोगों को इनकी डिटेल वीडियो चाहिए ना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आप लोगों को चैनल में जाइए आप लोग, और प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे वीडियो अपलोडेड है, आप जाकर देखिए, बहुत अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे मैं जल्दी से बताता हूँ कि C4 साइकिल क्या होता है। C4 साइकिल 2 सेल में संपन्न होता है, मेसोफिल सेल और बंडल शीथ सेल। तो ये जो मेसोफिल सेल हैं, इनमें स्टोमेटा को ओपन किया जाता है और एटमॉस्फेयर से CO2 को अंदर लिया जाता है। जैसे ही ये CO2 को एटमॉस्फेयर से अंदर लिया जाएगा, इस CO2 के ऊपर नजर गड़ा कर रखता है पेप, यानी फॉस्फोइनोल पाइरुवेट या फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड। ये CO2 को पकड़ लेता है और CO2 को जैसे ही पकड़ेगा, यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, फॉस्फोइनोल पाइरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम या फॉस्फोइनोल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम। इस एंजाइम के प्रेजेंस में पैप में एक CO2 जुड़ता है और ये जो पैप है, ये कन्वर्ट हो जाता है OAA में, यानी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में। अब पैप से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बन चुका है। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को एक एंजाइम है, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ये मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम यहाँ पे NADPH2 का यूज करता है और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड को बदल देता है मैलिक एसिड में। ये जो मैलिक एसिड है, ये 4 कार्बन कंपाउंड वाला है। ये पैप 3 कार्बन कंपाउंड वाला था, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी 4 कार्बन कंपाउंड वाला है। देखो, पैप 3 कार्बन था, पहला जो कंपाउंड बना वह 4 कार्बन कंपाउंड वाला बना, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। इसलिए इसको C4 साइकिल कहते हैं, क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट जो होता है वह 4 कार्बन वाला होता है, ठीक है। अब मैलिक एसिड बन चुका है, तो ये मैलिक एसिड डिफ्यूज होकर चला जाता है बंडल शीथ सेल में वाया प्लाज्मोडेस्माटा कनेक्शन, ठीक है। अब बंडल शीथ सेल में जाने के बाद इस मैलिक एसिड को बदला जाता है पायरुविक एसिड में। जब मैलिक एसिड को पायरुविक एसिड में बदला जाता है, तो यहाँ पे एक एंजाइम काम करता है, NADP मैलिक एंजाइम। कौन सा एंजाइम? NADP मैलिक एंजाइम। तो इस दौरान एक CO2 बाहर निकल जाता है। मतलब क्या कि ये पायरुविक एसिड 3 कार्बन कंपाउंड वाला मॉलिक्यूल है, ये जो पायरुविक एसिड है, और मैलिक एसिड 4 कार्बन वाला था। तो पायरुविक एसिड बनाना है तो एक CO2 को बाहर निकालना पड़ेगा, एक कार्बन को, तो वो CO2 के फॉर्म में निकलेगा, ठीक है। तो जैसे ही CO2 बाहर निकलता है, इस CO2 को C3 साइकिल में ले लिया जाता है और C3 साइकिल रन करा करके यहाँ पे ग्लूकोज बना दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि C3 साइकिल में ग्लूकोज बनता है। तो इस तरीके से बंडल शीथ सेल में C3 साइकिल चलता है। और ये जो पायरुविक
एसिड है या पाइरुवेट है, ये वापस से डिफ्यूज होकर आ जाता है मेसोफिल सेल में, और मेसोफिल सेल में जैसे ही ये डिफ्यूज होकर आता है, पाइरुविक एसिड में फॉस्फेट ग्रुप जोड़कर इसको बना दिया जाता है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट या फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड। इसके लिए एक एटीपी लिया जाता है और 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लिया जाता है। तो इन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को जोड़ दिया जाता है पाइरुविक एसिड के साथ, और एडीपी और एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस साइकिल को कहा जाता है C4 साइकिल या C4 पाथवे। इसके थ्रू भी हम लोग यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये भी ग्लूकोज बायोसिंथेसिस का एक तरीका हुआ। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैम साइकिल। ये जो कैम साइकिल है, ये एक ही सेल में होता है, मेसोफिल सेल में, पर कुछ प्रोसेस इसमें नाइट के समय होता है और कुछ प्रोसेस डे के समय होता है। एक ही समय में नहीं होता है। दिन दिन में सारा प्रोसेस हो गया, ऐसा नहीं होता। रात रात में सारा प्रोसेस हो गया, ऐसा भी नहीं होता। कुछ प्रोसेस रात के समय होते हैं, कुछ प्रोसेस दिन के समय। तो इसमें क्या होता है, ये पूरा एक ही सेल है ना, मैं यहाँ से इस तरीके से जो डिवाइड किया हूँ, इधर रात का समय दिखाने के लिए, इधर दिन का समय दिखाने के लिए। आप लोग अलग सेल मत समझिएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेयर से CO2 को अंदर लिया जाता है। तो यहाँ पर भी CO2 को एक्सेप्ट करता है पेप, यानी फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड। यहाँ पे भी वही सेम एंजाइम फॉस्फोइनोल पाइरुविक कार्बोक्सिलेज एंजाइम, यही एंजाइम फॉस्फोइनोल पाइरुवेट के साथ CO2 को जोड़ता है और फॉस्फोइनोल पाइरुवेट को बना देता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना है, इसको मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम NADPH2 का यूज करके कन्वर्ट कर देता है मैलिक एसिड में। अब मैलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया गया, ये रात के समय प्रोसेस हुआ। ठीक है, तो मैलिक एसिड नाइट के समय में बना। अब मैलिक एसिड को वैक्यूल में फ्यूज करके रखा जाता है, यानी वैक्यूल के अंदर स्टोर करके रखा जाता है पूरी रात। जैसे ही दिन का समय आता है, वैक्यूल से मैलिक एसिड रिलीज हो जाता है। मैलिक एसिड को वैक्यूल से बाहर निकाल दिया जाता है। अब बाहर निकालने के बाद मैलिक एसिड से पाइरुविक एसिड बना दिया जाता है। तो मैलिक एसिड से पाइरुविक एसिड जब भी बनाया जाता है, यहाँ पे CO2 रिलीज होता है, यानी एक कार्बन रिलीज होता है। उस कार्बन को C3 साइकिल रन करके ग्लूकोज बना दिया जाता है। अब ग्लूकोज की बहुत सारी संख्या बनाई जाती है, तो कुछ ग्लूकोज को तो प्लांट यूज करते हैं और बाकी को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं। तो दिन के समय में स्टार्च की मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है और रात के समय में मैलिक एसिड की मात्रा। अब स्टार्च बना है, इस स्टार्च को वापस से जैसे ही रात का समय होता है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस के द्वारा यहाँ पे पेप में कन्वर्ट कर दिया जाता है फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड में। फिर ये फॉस्फोइनोल पाइरुविक एसिड वापस से CO2 को पकड़ेगा और यही साइकिल वापस से रन होगा। तो इस तरीके से कैम्प साइकिल के द्वारा भी हम लोग ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट का बायोसिंथेसिस करते हैं। तो ये 3 प्रोसेस हैं हायर प्लांट में, जिसके थ्रू हायर प्लांट कार्बोहाइड्रेट का बायोसिंथेसिस करते हैं। तो आप ये तीनों प्रोसेस याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने जल्दी से शॉर्ट में बताया है। अगर आप लोगों को इनको डिटेल से समझना है तो फिर से बता रहा हूँ, चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ है प्लांट फिजियोलॉजी के नाम से। आप लोग वहाँ जाकर, सेकंड सेम के टॉपिक हैं पर सेम है, वहाँ जाकर आप लोग इन वीडियो को देख सकते हैं, या मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वीडियो डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, या आई बटन में भी क्लिक करके आप देख पाएंगे वीडियो को। ठीक है, तो आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट का बायोसिंथेसिस पूछा जाए हायर प्लांट्स द्वारा कैसे होता है, तो ये तीनों बताने होंगे, C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम साइकिल। ठीक है, आप लोग भी इनको शॉर्ट में ही बताइएगा, क्योंकि डिटेल से बताने जाएंगे तो काफी समय लग जाएगा आप लोगों को। इतनी बातें बतानी है कार्बोहाइड्रेट के बायोसिंथेसिस में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा टॉपिक।